रेशियोज कर ली थी, बेसिक समझ ली थी, रेशियोज होती क्यों है, इंटरप्रिटेशन क्या होती है, और एग्जाम इसकी क्या टेस्टेबिलिटी होती है। इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने इससे पहले ये समझे थे क्या कहते हैं, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। अब हम आते हैं आगे, एक्टिविटी वर्किंग कैपिटल रेशियोज। इनका ताल्लुक होता है हमारी एक्टिविटी के साथ, जिस तरीके से नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है ये इन्वेंट्री टर्नओवर। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री पीरियड, इनमें आपने फर्क रखना है। दिस इज अबाउट टाइम्स, कि कितने दफा हमारी जो इन्वेंट्री है वो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। एंड दिस इज अबाउट पीरियड, कि कितने टाइम में वो इन्वेंट्री हमारी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। बस ये बेसिक सा फर्क है दोनों के दरमियान। इन्वेंट्री टर्नओवर की इन्वेंट्री से कितने हम प्रॉफिट्स टाइम्स में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर और नीचे एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। और हायर इज बेटर, और ये वही है, इट इज द मेजर ऑफ वेलोसिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू सेल। की स्टॉक जो हमारी सेल में कन्वर्ट होते हैं वो कितनी दफा होते हैं। तो अगर हमारे वही वाली मेरी लॉजिक के ऊपर है कॉस्ट ऑफ सेल, नीचे इन्वेंट्री, तो अगर तो ठीक है, अगर तो हाई रेशियो आ रही है, इसका मतलब यह है कि नॉमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कम है। तो आपने ये कंपैरिजन करके देखना है कि कॉस्ट ऑफ सेल को क्या चीजें बढ़ा सकती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, और इन्वेंट्री को क्या चीजें कम कर सकती हैं। अच्छा, अगर हाई इन्वेंट हाई रेशियो आ रही है, इसका मतलब यह है कि हमारी एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ठीक है। और हायर सेल है, ज्यादा सेल है, तभी तो उसकी रेशियो ज्यादा आ रही है। और इसी तरीके से ऑपोजिट इन द केस ऑफ लोअर रेशियोज। फिर हमारे पास इन्वेंट्री पीरियड, कि कितने टाइम लगता है हमारी इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट होने के लिए। तो एवरेज इन्वेंट्री ऊपर और कॉस्ट ऑफ सेल नीचे, और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, तो डेज में पीरियड आ जाएगा। और अगर आपने मंथ में निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपने वीक्स में निकालना है तो एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी सवाल में, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास डेज में आंसर आ जाएगा कि आपकी इन्वेंट्री सेल में कितने टाइम में कन्वर्ट होती है। ठीक है। फिर हमारे पास एक एडिशनल बात कर रहा है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन्वेंट्री पीरियड इज एनालाइज्ड एज। ठीक है। उनके यहाँ सिर्फ इन्वेंट्री सेलिंग वाली नहीं होती कि जो हमने सेल करनी है, उनके पास रॉ मटेरियल भी होता है, उनके पास वर्क इन प्रोग्रेस भी होती है, जो चीजें अभी बन रही हैं, और फिनिश गुड्स भी होती हैं जब कंप्लीट हो गई हैं और एबल टू सेल हैं। तो उनकी अलग अलग आप इस तरीके से इन्वेंट्री निकाल सकते हो। रॉ मटेरियल कैसे निकली? रॉ मटेरियल डिवाइड बाय मटेरियल कंज्यूम, कि जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है और रॉ मटेरियल है उसमें कितना टाइम लगता है एक मटेरियल को कंज्यूम होने में, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। एवरी इन्वेंट्री उसको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के साथ, कॉस्ट ऑफ गुड सेल के साथ नहीं, अभी ये सेल के काबिल नहीं है। ठीक है, अभी ये बन रहे हैं, प्रोसेस हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग के साथ डिवाइड होगा। एंड लास्ट हमारे पास फिनिश गुड्स, जो कि अब सेल के काबिल हैं, इनको मार्केट में जाके मैंने बेचना है, तो एवरेज फिनिश गुड इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365। सिंपल। अच्छा, इसका सीन ये होता है कि लोअर इज बेटर, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही नहीं, ये इसकी की, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में स्टॉक बिफोर बैटिंग। अच्छा, ये बात हो रही है इन्वेंट्री पीरियड की। ऑब्वियसली लॉजिक यही है कि जितना जल्दी हमारी इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हो जाएगी एज एन एंटिटी, मेरे लिए बेनिफिट है। ठीक है। तो जितने कम डेज में, 2 दिन में, 3 दिन में मेरी इन्वेंट्री और सेल में कन्वर्ट हो गई है, मैं यूं सामान लाया और 3 दिनों में मैंने इसको बेच भी दिया, जल्दी सेल में कन्वर्ट हो गई, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। इसका मतलब ये है कि एक तो एनआरवी का रिस्क, अगर मैं थोड़ा ऑडिट को यहाँ तड़का लगाऊं तो एनआरवी का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, वो चीज एक्सपायर नहीं होगी, वो चीज खराब नहीं होगी, जितना जल्दी मैं उसको सेल करता जाऊंगा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट मुझे रिसीवेबल, मेरे एसेट्स बढ़ते जाएंगे। इट मेजर्स द पीरियड फॉर विच गुड रिमेन इन स्टॉक बिफोर गेटिंग सोल्ड, कि उस पीरियड का बताता है। अच्छा, हाई रेशियो, इसका मतलब यह है कि इनएफिशिएंट, मतलब कंपनी को टाइम लग रहा है इन्वेंट्री को बेचने में, लोअर सेल्स हैं, ठीक है, और कंपनी के पास इन्वेंट्री के मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। लोअर, जल्दी जल्दी चीजें बिक रही हैं, सेल्स ज्यादा है, और एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वही बातें ऑपोजिट हो गई। अच्छा, देन हमारे पास है डेटर टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है, ये टाइम से बताता है कि मेरी सेल जो है वो कितने इसको ऐसे कह सकते हैं आपके दूसरे मेन्यू में, कि कितने टाइम में मेरे डेटर अगेंस्ट सेल क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो सेल्स ऊपर, एवरी डेटर नीचे, और आपने देखना है कि ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है या डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और आपने उस कंपैरिजन के साथ देखना है कि हाई रेशियो में क्या बेनिफिट होगा और लो रेशियो में क्या बेनिफिट होगा। इसमें भी हायर इज बेटर, इट मेजर द वेलोसिटी ऑफ डेट कलेक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि कितने टाइम में डेटर से पैसे आ जाते हैं। हायर जो होता है मेरे लिए बेनिफिशियल होता है, इसका मतलब यह है कि अगर हायर रेशियो आती है
तो मेरे डेटर्स के ऊपर बेटर कंट्रोल है, मैंने उनको सख्ती की है, मुझे जल्दी पैसा आ जाता है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि मैंने अपना क्रेडिट पीरियड कम रखा हुआ है, उनको जल्दी पैसे देने पड़ते हैं मुझे। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि मैं डिस्काउंट ज्यादा दे रहा हूँ, कोई बेनिफिट दे रहा हूँ कि डेटर जल्दी आके मुझे पैसे दे रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हमने रिबेट पढ़ा था, ये डिस्काउंट्स पड़े थे कि डेटर को हम कंडीशन लगा देते हैं कि यार अगर आप इतने दिनों में आके चीज मुझे पैसे वापस दे देते हो तो आप डिस्काउंट ले लेना। तो अगर वो जल्दी चीजें आ रही हैं, रेशो हाई आ रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कोई डिस्काउंट्स भी ऑफर की हुई है। और अगेंस्ट लो रेशो की लो पुअर क्वालिटी है कंपनी की, डेटर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जब मर्जी आए वो पैसे दे रहे हैं, उनको लंबे लंबा हमने अरसा दिया हुआ है, जानी बेशक तो 6 महीने बाद आके पैसे दे दी, और कोई कंपनी डिस्काउंट भी ऑफर नहीं किया हुआ कि वो इसलिए क्या इंकरेज ही नहीं हो रहे कि आके जल्दी पैसे दें कंपनी को। देन ये हमारे पास आ गया टाइम के अंदर, पीरियड्स के अंदर, कि कितने टाइम में ये कन्वर्ट हो जाते हैं डेटर इनटू सेल। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई बाय 365 फॉर द डेज और 52 फॉर द वीक्स एंड 12 फॉर द मंथ्स। ठीक है, इफ क्रेडिट सेल आर नॉट गिवन क्वेश्चन यूज टोटल सेल। ये आपको आपको एडिशनल बात करती है कि वैसे तो हमारे लिए प्रेफरेबल है कि हम क्रेडिट सेल लें, क्योंकि क्रेडिट सेल ही के अगेंस्ट तो डेटर क्रिएट होते हैं। अगर तो कैश सेल है तो फिर डेटर ही क्रिएट नहीं होंगे, वो तो आ रहे हैं मौके के ऊपर पैसे दे रहे हैं, तो क्रेडिट सेल में ही डेटर क्रिएट होंगे। तो अगर आपने उसी को प्रेफर करना है, लेकिन अगर आपको सवाल में क्रेडिट सेल सेपरेटली नहीं देता, तो फिर आप टोटल सेल की तरफ भी जा सकते हो, उसी को मानोगे एक क्रेडिट सेल, कंपनी कर ही क्रेडिट के ऊपर सेल रही है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो ऑन कैश नहीं चलते, वो चलते ही क्रेडिट के ऊपर है। समझ आ रही बातें? जी सर। सही है। अच्छा, इसमें भी लोअर इज बेटर, कि जितने जल्दी मुझे पैसे वापस आ रहे हैं उतने ही मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, बट शुड बी विद इन द क्रेडिट पीरियड अलाउड। हाँ, ये भी है कि कंपनी जितना क्या कहते हैं कि क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है उतने में उसी के अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए, इतना भी लोअर ना हो कि वो बाहर निकल जाए, फिर क्या रिस्क आता है, फिर प्रोविजन का रिस्क आ जाता है। फिर उससे भी ज्यादा बड़ी बात आ जाए तो फिर मुझे बैड डेट रिटर्न ऑफ करना पड़ सकता है। तो ये मेरे लिए नुकसान होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप लोवेस्ट होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा ना हो कि वो हमारे क्रेडिट पीरियड से ही बाहर जाके पैसे दे रहे हैं। ठीक है। जी। अच्छा, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिजनेस हैज टू वेट बिफोर इट्स डेटर आर कन्वर्टेड इनटू कैश, कि उतने दिनों के लिए बिजनेस को इंतजार करना पड़ता है कि इससे पहले उसके डेटर कैश में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, हाई रेशियो है, इसका मतलब यह है कि इनएफिशिएंट कलेक्शन है, फिर लॉन्गर क्रेडिट पीरियड कंपनी ने दे रखे हैं, डिस्काउंट्स कम है, वही वाली बातें। और अगर लो रेशियो है, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने ऐसे तगड़े गुल्लू बट रखे हुए हैं जो कि जाके उनसे पैसे लेके आते हैं, एफिशिएंट कलेक्शन है। शॉर्टर क्रेडिट पीरियड है, कंपनी ने कहा हुआ है कि जल्दी पैसे देने हैं वरना पेनल्टी भी पड़ सकती है, और कंपनी ने कोई डिस्काउंट्स भी ऑफर किए हुए हैं। और इसके ऑपोजिट केस, अब जब वही बात है ना कि हर कोई अपने अपने बेनिफिट को देखता है, अब क्रेडिट जो टर्नओवर रेशियो है उसके ऑपोजिट होगी, कि जब मैंने किसी को पैसे देने हैं तो मैं प्रेफर करूंगा जितना मैं देर से पैसे दूंगा उतना ही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो के कितने टाइम में अपने क्रेडिटर्स को मैं परचेजेस के अगेंस्ट मेरे क्रेडिटर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम्स के अंदर आएगा। इफ क्रेडिट परचेज आर नॉट गिवन क्वेश्चन, वही बात, टोटल परचेज आपने लेनी है, क्रेडिट परचेजेस नहीं गिवन, ऑब्वियसली प्रेफर तो हम क्रेडिट परचेजेस करेंगे कि जिससे हम उधार के ऊपर चीजें लेके आए हैं उसी के अगेंस्ट हम क्रेडिटर बुक करें। लेकिन आपने इन एक्सेप्शन टोटल परचेजेस को भी ले सकते हो। इफ परचेजेस आर नॉट गिवन देन यूज कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, और हमारे इस साल वाली परचेजेस भी होती है। तो प्रेफर तो अगर आपने इस साल की रेशो करनी है तो इस साल की परचेजेस को भी लो, आप क्यों पिछले साल की या अगले साल की चीजों को छेड़ रहे हो। लेकिन अगर वो नहीं गिवन तो आप इन टोटल भी ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें हायर इज बेटर, देखो उसकी मुनाफत चेक करो, जितना दे मतलब जितना हम टाइम लेके आते हैं उतनी हमारे लिए बेनिफिशियल है। इट शोज द क्रेडिट वर्थनेस, हाउएवर हायर रेशियो में इंडिकेट द क्रेडिट पीरियड इज नॉट फुली अवेल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं क्रेडिट पीरियड फुली अवेल नहीं कर रहा अगर मेरे पास हायर रेशियो आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपनी में जितना जल्दी मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने क्रेडिटर को, तो ये अच्छी बात भी एक सेंस में नहीं है कि मैं अपना क्रेडिट पीरियड वो क्या कहते हैं कि वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहा सही तरीके से। इट मेजर द वेलोसिटी ऑफ पेइंग टू क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, कितना टाइम, कितने टाइम्स में उसको पे करता हूँ, नॉट इन डेज। फिर रेशियोज के ऊपर बात कर लें तो हायर रेशियो जब आएगी तो टाइमली पेमेंट टू कस्टम सप्लायर। पहली बात यह है कि कंपनी को दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं, एक होती है क्रेडिट रेटिंग जो कि आपने एफ आर में भी शायद पढ़ी हो, और इसके अलावा एक चीज होती है दूसरी जो इसने बात की है कि क्रेडिट पीरियड शुड बी अवेल्ड। तो ये इंसान के जिस तरीके से एक इंसान के साथ एक रिश्ता भी अटैच होता है, एक शैतान भी अटैच होता है। एक तरफ हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि यार हम जितने जल्दी पैसे देंगे हमारी क्रेडिट रेटिंग ज्यादा होगी,
क्रेडिटर्स की नज़र में हमें वो आसानी से सुकून से पैसे देंगे। ठीक है, कहीं भी मैं उधार लेने जाऊंगा तो 10 बंदे और कहेंगे यार इनको दे दो, ये पैसे टाइम पे दे देते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने मेंटेन करना है, और उसके अगेंस्ट मैंने अपनी क्रेडिट पीरियड को भी पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। क्यों जल्दी पैसे दूं मैं उसको, है मैं तो जितना देर से हो सकता है उतनी देर से दूं। तो इनके बीच में आपने कहीं पे इसको क्या कहते हैं, मैनेज करना पड़ता है। तो अगर हायर रेशियो है, मैं जल्दी पैसे पैसे पे कर रहा हूँ, तो ये अच्छी बात भी है जहाँ पे क्रेडिट वर्थनेस बड़ी बढ़ रही है और मोर डिस्काउंट अवेल भी हो रहे हैं। ठीक है, और अगर लो रेशियो है, इसका मतलब यह है कि मैं बहुत देर से पेमेंट कर रहा हूँ। इसके बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। बेनिफिट यह है कि अपना क्रेडिट पीरियड कंप्लीटली अवेल कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि लेट पेमेंट जा रही सप्लायर को, और मेरी क्रेडिट वर्थनेस सप्लायर में कम है, और मुझे डिस्काउंट में कोई अवेल नहीं कर पा रहा। अगर सपोज मुझे क्रेडिटर ने कोई डिस्काउंट दे रखा है कि अगर आप जल्दी आप आके 10 दिनों में 15 दिनों में पैसे दे जाते हो तो डिस्काउंट ले लेना, तो अगर मैं लेट पेमेंट कर रहा हूँ तो बाय जनरल मैं यही ज्यूम करूंगा कि मैं डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहा। देन हमारे पास है क्रेडिट पेमेंट पीरियड। अब वही जब दिनों में बात आ जाती है, एवरेज क्रेडिटर डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज, वही सारी रिसेप्शन की बात आ गई, वही बातें सारी। और इसमें लोअर इज बेटर एज इट शोज क्रेडिट वर्थनेस। ठीक है, एंड हाउ ओवर इट शुड बी क्लोज टू क्रेडिट पीरियड लाउ, वही वाली सारी बातें। ठीक है, और हाई रेशो इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि लेट पेमेंट टू सप्लायर अगर हाई रेशो हो रही है, और लेस क्रेडिट वर्थनेस और लेस डिस्काउंट वेल्ड। और अगर लो रेशो आ रही है, इसका मतलब यह है कि टाइमली पेमेंट टू सप्लायर, क्रेडिट वर्थनेस एंड मोर डिस्काउंट अवेल। ठीक है, तो ये वही सारी बातें आ गई। अच्छा, एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका ये होता है सीन के बाद हमारे पास है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। हाँ, अच्छा, एसेट टर्नओवर रेशियो ये क्या होता है? जिस तरीके से आपको नाम से ही पता चल रहा है, टर्नओवर इन जनरल सेल को भी कहते हैं। ठीक है, कि एसेट से मैं कितना सेल कमा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एसेट तो ले रखे हैं, मैंने बिल्डिंग भी ले रखी है, मैंने प्लांट भी बना ले रखी है, मैंने इतनी गाड़ियां ले रखी हैं, तो उनसे मैं सेल्स कितनी कमा रहा हूँ। तो ये अगर किसी मेरे यूजर ने इसको देखना है तो वो इस रेशियो के थ्रू देखेगा कि सेल डिवाइड बाय एवरेज एसेट, कंपनी सेल कितनी कर रही है और उसके पास एवरेज एसेट्स कितने, तो टाइम्स के अंदर उसके अंदर अमाउंट आ जाएगी। सेल आपने हमेशा रेशियो के अंदर नेट ऑफ सेल रिटर्न देखनी है। और एसेट जो है हमारे पास वो या तो कोई भी इनमें से हो सकता है, नॉन करंट एसेट भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रेफर तो यही होंगे क्योंकि यही हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं। ये जो क्या कहते हैं कि करंट एसेट होते हैं, ये तो हमारे मेहमान होते हैं, ये बेनिफिट जरूर देते हैं लेकिन आर्जी बेनिफिट देते हैं, तो इनके ऊपर इतना खर्चा भी हम नहीं करते। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में वही बात, इक्विटी प्लस डेटर, लॉन्ग टर्म डेटर, और टोटल एसेट्स। ये सिनेरियो बेस आप देखोगे कि आपने कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेशनशिप मैंने लिखा हुआ है, वैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सेल डिवाइड, ये हमने ऊपर एक फार्मूला किया था कैपिटल एम्प्लॉयड वालों में शुरू में, कि मैं अपने कैपिटल एम्प्लॉय से सेल कितनी कर रहा था। जस्ट अ सेकेंड, ये था मेरा ख्याल से, ROCE का। हाँ, दिस वन। ठीक है, तो इनसे ये अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको यही समझा दूं, इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे कोई डेप्थनेस नहीं है। ठीक है, तो सेल डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय, इसको यहाँ पे ऐसे अगर मैं लिखूँ ना, अभी जो अपने हमने ऊपर पढ़ा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का रेशो, कि पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल, कि सेल कितनी पीबीआईटी का पार्ट है। तो इनको अगर मैं कैंसल आउट करूं, तो पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आरओसीई का फार्मूला भी ऐसे हमने निकाल लेना है। ठीक है, तो रेशियोज के अंदर एक लिंक भी होता है, समझाने का मतलब यही है कि एक रिलेशनशिप भी होता है। तो इस तरीके से भी बेसिक जनरल सी बात थी। अच्छा, हम कर रहे थे एसेट टर्नओवर रेशियो हायर इज बेटर, कि जितना मैं अच्छे तरीके से अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ इन कन्वर्टिंग इनटू सेल, उतना ही अच्छा है। अच्छा, इट मेजर द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एसेट्स, ऑब्वियसली इट इंडिकेट हाउ वेल द एसेट्स आर यूटिलाइज्ड टू जनरेट रेवेन्यू, कितना अच्छे तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा ये एफिशिएंसी भी बताता है कि जो मैं एसेट्स लेके आ गया हूँ कंपनी के, वो कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा मुझे सेल जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये दोनों चीजें बताते हैं। तो हाई रेशियो मतलब ये है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, और हाई प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ एसेट, एसेट बहुत अच्छा है और उसको अच्छे तरीके से मैं चला भी रहा हूँ। मेरे मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज हैं और उस एसेट के अंदर भी कुछ क्वालिटीज हैं। लो रेशियो ये है कि एफिशिएंट यूज ऑफ एसेट, उस एसेट को मैं अच्छे तरीके से चला ही नहीं रहा, और वो एसेट ही खराब है, लो प्रोडक्टिविटी, उस एसेट का प्रोडक्टिविटी ही कम है। देन हमारे पास है वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये देखो जिस तरीके से यहाँ लिखा भी हुआ है, फंस रहा मिल रहा, इसका मतलब ये है कि पैसा जो है मुझे कहाँ कहाँ से मिल रहा है वो मैं ऐड करूंगा, और जहां से पैसा मेरा फंस रहा है, ठीक है, वो सॉरी,
कहाँ जहां जहां से मिल रहा है वहां उसको ऐड करूंगा, और जहां से मुझे मिल रहा है उसको मैं लेस करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वेंट्री लेके आया, अब वो इन्वेंट्री मेरी पड़ी है, वो जब तक सेल में कन्वर्ट नहीं होती मेरा पैसा फंसा पड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने सेल तो कर दी है, डेटर के पास मेरे पैसे चले गए हैं, तो जब तक वो पैसे मुझे आके नहीं देता वो मेरा पैसा फंसा पड़ा है। और इसके अगेंस्ट अगर मैं क्या कहते हैं कि क्रेडिट पीरियड, मतलब जो क्रेडिटर को मैंने पैसे देने हैं, वहां मेरे पैसे नहीं फंसे पड़े, उल्टा मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, उल्टा क्रेडिटर का पैसा फंसा पड़ा है, मुझे उसके अगेंस्ट बेनिफिट मिल गया। तो इनके अगेंस्ट मुझे अभी तक बेनिफिट नहीं मिल रहा, बेनिफिट मिलना है, लेकिन इसके अगेंस्ट बेनिफिट मिल गया। तो इन वर्किंग कैपिटल साइकिल यही होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द पीरियड ऑफ वन ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम सप्लायर आर पेड टू द टाइम कैश इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, कि हमने कब पेमेंट की और कब हमें रिसीट हुई। ये जो साइकिल है पेमेंट और रिसीट का, ये दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कब मेरे हाथ से पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, और कब मेरे हाथ में पैसे आ रहे हैं। तो जितना लोअर है उतना बेटर है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी मैं उसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, जितना जल्दी वो पैसा मेरा इसका ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ कि जितना कम मेरा पैसा फंस रहा है उतने मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जहां जहां पैसा मेरा फंस रहा है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अगर हाई रेशियो आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेरा पैसा जल्दी ज्यादा फंस रहा है। लो इन्वेंट्री टर्नओवर, मैं अपनी इन्वेंट्री को टर्नओवर में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। पूरा कंट्रोल ओवर डेटर, डेटर से पैसे मिल ही नहीं पा रहे, और सप्लायर को पैसा ज्यादा से ज्यादा जा रहा है मेरी तरफ से, मतलब कैश मेरे पास कम आ रहा है। वो वर्किंग साइकिल में मैं फंसा पड़ा हूँ, हाई रेशियो आ रही है। लो रेशियो में हाई इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल साइकिल में इतना एक्टिव है कि मेरे इन्वेंट्री जो है जल्दी कन्वर्ट हो जाता है सेल में, और मेरा डेटर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, वो मुझे जल्दी आके पैसे दे देते हैं। एंड लेट पेमेंट टू सप्लायर, और मैं मेरा पैसा मेरे हाथ से जा ही नहीं रहा, बल्कि मैं अपने सप्लायर को पैसे कम देर से दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल है, जितना ये हाई होगा ये वर्किंग कैपिटल साइकिल, उतना ही मेरे जो पैसे हैं वो फंसे रहेंगे, और जितना ये कम होगा, लो रेशियो कम होगी, उतना ही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। देन वही हमारे पास चौथा एक केस है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी लेवरेज रेशियोज या डेट रेशियोज। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये गियरिंग रेशियो। अच्छा गियरिंग के अंदर ना आ जाता है अ, जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, मैं वैसे गियरिंग के लफ्जी मतलब बता रहा हूँ, उसमें जनरली वैसे और भी चीजें होती हैं, बट जनरली दो चीजें होती है, इक्विटी होती है और डेट होता है। लॉन्ग टर्म डेट, मेरी कंपनी बेसिकली इन दो सोर्सेस से चल रही होती है, एक वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट करके मेरी कंपनी को दिया होता है, और दूसरा वो पैसा जो कि मैंने लॉन्ग टर्म डेट लिया होता है किसी बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो इसमें जो डेट वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड गियरिंग। ठीक है, तो अब आपको ये जो रेशियो है ये यही बताती है कि आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में, जितना आपकी कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉय हुआ पड़ा है, उसमें डेट का कितनी परसेंटेज है, डेट कितने पार्ट की है। ठीक है, कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो चलो आपके मालिकान हो गए, लेकिन आपके जो डेटर्स होते हैं वो आपके मालिकान नहीं होते, उनको आपके साथ कोई खास ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ अपना सूद लेते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप कायम करके बैठे होते हैं। जैसे ही आप उनको उधार पे करते हो, उनको कोई फिक्र नहीं होती कि कंपनी डूब रही है, मर रही है। ठीक है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट लेने ही लेना है। ठीक है, तो आपने उनके लिए केयरफुल रहना पड़ता है, और ये रेशियो जिस तरीके से नाम से पता चल रहा है, ये किन के लिए रेलिवेंट होगी, हमारे लेंडर्स के लिए, हमारे लॉन्ग टर्म डेटर्स के लिए, जिन्होंने हमें पैसा दिया हुआ है। तो वो देखना चाहेगी, अगर मुझने मुझे उधार देना है तो वो देखेगी कि इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑलरेडी कितना डेट फंसा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी कितना डेट लेके बैठे हुए हैं। तो ये हमारे पास होता है गियरिंग रेशियो या डेट टू एसेट्स रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और डेट हमारे पास बोरोइंग इंक्लूडिंग करंट पोर्शन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूडिंग करंट पोर्शन, शॉर्ट टर्म नहीं लेनी इसमें, और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस डेट। ठीक है, जिसमें दोनों आ जाती है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस विच रेशियो इज बेटर, ये इसकी ना कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, कई कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो चल ही डेट के ऊपर रही होती है। ठीक है, उनका लेकिन ये है कि अपने इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इतनी अच्छी सेल कर रही होती है कि अपना डेट टाइमली पे आउट कर रही होती है। और कई कंपनी जो कि नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डेट के ऊपर नहीं चल रही होती, वो इक्विटी अपने शेयर ही अवाम उन्नास में बेचती हैं, और उसके ऊपर जिनको पैसा आता है उससे कंपनी चल रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो बिजनेस किस तरह का है। अगर कंपनी है ही ऐसी कि जो चल ही इक्विटी के ऊपर ही है, और उसका डेट अच्छा खासा वो पड़ा है, तो ये अलार्मिंग बात है। ठीक है, लेकिन एक कंपनी जो कि चल ही डेट्स के ऊपर रही है
और थोड़े ही उसके इन्वेस्टर हैं, एक दो ही इन्वेस्टर हैं उसके अंदर, तो उसको पैसे देना कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 10 बैंकों का पैसा उसके पास फंसा हुआ है। ठीक है, वो चलती है ऐसे, उसकी नेचर ही ऐसी, उसके बिजनेस की नेचर ही ऐसे। मीनिंग इट मजे द पोर्शन ऑफ टोटल फाइनेंस ऑफ बिजनेस रिलेटिंग टू आउटसाइडर्स। देखा, इसने डेटर्स के लिए आउटसाइडर क्लब्स इस्तेमाल किए। फिर अगर ये अमाउंट ज्यादा आ रही है, इसका मतलब यह है कि हाई अमाउंट ऑफ डेट, कंपनी ने ज्यादा लोन ले रखे हैं, और लेस एबिलिटी टू पे ऑफ डेट, और हमने थोड़ा सा वही ऑडिट वाला प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी इस्तेमाल करना है कि डेट ज्यादा हुए पड़े। इसका मतलब यह है कि कंपनी की अपनी एबिलिटी कम हुई पड़ी है टू पे ऑफ इट्स डेट्स। ठीक है। फिर लो रेशियो, डेट्स कम है, या फिर कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन है, कंपनी अच्छी सॉल्वेंसी पोजीशन में है, अपने जो डेट्स हैं वो टाइमली पे ऑफ कर रही है। गॉट इट। फिर हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो, इसके अंदर हम प्योरली डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कर रहे हैं, कि इक्विटी के मुकाबले में डेट कितना है। वो था कि इक्विटी इक्विटी छोड़ो, वहां पे था कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी प्लस डेट, कि पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड जिससे कंपनी चल रही है उसमें डेट का कितना पोर्शन है। जबकि इस रेशियो के अंदर हम देख रहे हैं कि इक्विटी के मुकाबले में डेट कितना है, तो ये हमेशा रेशियो में आएगी या इन परसेंटेज आएगी। ठीक है। और जनरली 1:1 इज स्टैंडर्ड। हाउएवर इन लार्जर इट लार्जली वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। ऑब्वियसली वही बात कि कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो डेट डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि डेट डिपेंडेंट नहीं होते, तो देखना पड़ता है। इट इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल फाइनेंस, इंटरनल फाइनेंस। इंटरनल फाइनेंस इसका मुराद है इक्विटी वाले, हमारे अपने मालिकान, हमारे अपने शेयर होल्डर्स, और एक्सटर्नल फाइनेंस जो कि हमें सिर्फ पैसा इसलिए दे रहे हैं ताकि वो उनका अपना बेनिफिट हो। सर एसिड अच्छा। टेस्ट रेशियो यही है। है। एसिड टेस्ट रेशियो भी होती है ना, गेयरिंग रेशियो जैसे एसिड टेस्ट रेशियो। एसेट टेस्ट रेशियो तो हमने ऊपर की थी ना, वो और थी। वो था इसमें कि और मेरी जो, वो ये था, ये देखो, कि मेरी करंट एसेट में अगर इन्वेंट्री में निकाल दूं, तो कितने मेरे इस वक्त पास करंट एसेट्स हैं जो कि मेरी करंट लाइबिलिटीज को सेटल ऑफ कर सकें। ठीक है। अगर सपोज मेरे पास सारे ही जो करंट, इसमें करंट के मामलात हो रहे हैं, जिनको मैंने अभी पैसा देना है, सपोज मेरे जिनसे मैं परचेज में चीजें लेके आ गया हूँ, क्रेडिटर अभी वो आते हैं कहते हैं यार सामा हम पैसे दो, तो मेरे पास कितने एसेट्स हैं कि मैं उनकी लाइबिलिटी सेटल ऑफ कर सकूं, एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री को बेचने में मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन रिसीवेबल्स, कैश, बैंक, ये बाकी वो एसेट्स हैं जो कि इमीडिएटली या विद इन वीक्स में रिकवर कर सकता हूँ और उनकी लाइबिलिटी सेटल ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या भी रहा था, इमीडिएटली, ये फर्क है। और इमीडिएटली का लफ्ज अगर नहीं होगा तो वो होगी फिर हमारे पास सिंपल करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इसकी रेशियो पढ़नी थी। अच्छा, ये ज्यादा आ रही तो मतलब ये कि डेट्स ज्यादा है, रिस्क शेयर बाय ओनर ज्यादा है, और लेस सॉल्वेंट बिजनेस है, पैसे ज्यादा नहीं चुकता कर पा रहा, घाटे में जा रहा है। और लो है तो लो डेट्स हैं, मोर रिस्क शेयर बाय ओनर्स, ठीक है, और बेटर सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। डेट के ऊपर अगर बोझ कम हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि ओनर्स पे बोझ ज्यादा हो जाएगा। तो ये उसने एक कंपैरेटिव रेशो के बेनिफिट और नुकसान दिया हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास है इंटरेस्ट कवर और डेट सर्विस रेशियो। जिस तरीके से पता भी चल रहा है, पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, के मेरा इंटरेस्ट कितना है कि मैं अपना सॉरी, मेरा प्रॉफिट कितना है कि मैं अपना इंटरेस्ट सेटल आउट कर सकूं, और ये टाइम्स के अंदर आएगा इसका। ठीक है। पीबीआईटी से वही मुराद ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट फॉर द ईयर। ठीक है। और जितना हाई होगा, जितनी मेरी कैपेसिटी, मेरी एबिलिटी, मेरे अंदर ये क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी कि मैं अपने इंटरेस्ट को सेटल ऑफ कर सकूं, उतना ही अच्छा एज एन एंटिटी। ठीक है। इट इंडिकेट द वेदर बिजनेस अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे पीरियोडिकली द इंटरेस्ट चार्जेस, की कंपनी के ऊपर जो पीरियोडिकली हर 12 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है थ्रू डिफरेंट मीन्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लीज। ठीक है, क्या कंपनी उतना प्रॉफिट कमा पा रही है कि उसको सेटल ऑफ कर सके, तो ये उसका मैयर है। और फिर उसके अंदर भी यही बात आ जाती है कि अगर हाई अमाउंट है, मतलब यह है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है। देखो ऊपर है पीबीआईटी, वही रिलेशनशिप दोबारा हर तरफ ये इस्तेमाल होगा आपका, आपने ऐसे ही इसको लेके चलना है। ये अमाउंट अगर ज्यादा आ रही है तो मतलब ये है कि रेशियो ज्यादा होगी, रेशियो ज्यादा आ रही है इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली अमाउंट ज्यादा है, नीचे वाली अमाउंट कम है। तो ऊपर वाली अमाउंट ज्यादा है मतलब ये कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, लेस यूज ऑफ डेट है, इंटरेस्ट हमारा कम आ रहा है, और एबिलिटी टू टेक फर्दर एट डेट्स, इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास ऑलरेडी इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि मजीद वो लोन लेके आ सके और उनकी भी क्या कहते हैं इंटरेस्ट दे सके। ऑलरेडी हाई रेशो आ रही है।
और भी इसके अंदर कैपेसिटी है कि और लोन के एक्सपेंसेस को, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को बेयर कर सकती है। लो रेशियोज, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, मोर यूज ऑफ डेट्स, लेस क्रेडिट वर्थनेस। अच्छा, अब ये तो थे तीन तरह के हमने आज रेशियोज कवर किए हैं। आपने इसको कॉन्सेप्चुअली लेके चलना है, ठीक है। आपने इन चीजों के पीछे लॉजिक समझनी कि क्यों हो रहा है, ठीक है। ये मैं पीडीएफ पे आपको शेयर करूंगा और इस तक आपने लिमिटेड नहीं रहना। इससे रिलेटेड आपने और चीजें निकालनी है और यही आपके आगे कमेंट्स में इंटरप्रिटेशन में काम आएंगी। तो एक छोटा सा आपका डिफरेंट एक न्यू रेशियो भी इसमें है, वो ये है इन्वेस्टर रेशियो। ये छोटी सी है, ठीक है। इन्वेस्टर रेशियो इस तरीके से नाम से पता चल रहा है कि जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के मालकान, ऑनर्स, ठीक है, जिनको कंपनी के प्रॉफिट से मतलब है। अगर प्रॉफिट आएगा तो इनको डिविडेंड मिलेंगे, और इनकी डिविडेंड की अमाउंट भी डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। अच्छे दिनों में अच्छा डिविडेंड, बुरे दिनों में बुरा डिविडेंड, ठीक है। तो इनके लिए जो सोर्स ऑफ मेजरिंग कंपनीज परफॉर्मेंस होता है वो कंपनी की अर्निंग्स होता है। एक हम पढ़ चुके हैं ईपीएस, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो ईपीएस को देख के खुश होते रहते हैं कि ईपीएस ज्यादा आ रहा है, वाह मजे। तो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, इसी किसी में ईपीएस निकालते रहते हैं। इट शोज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू ईच ऑर्डिनरी शेयर। इट इज अ की इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम अ शेयर होल्डर्स परस्पेक्टिव। हायर इज बेटर, जितना अच्छा ईपीएस उतना अच्छा बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, हाई ईपीएस का मुराद यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, अर्निंग ज्यादा है, ठीक है। एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट, खर्चे कम हो रहे हैं। लो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड जिनको हमने इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट करनी है, नॉट इन डिविडेंड, उनका वो कम है। फिर हमारे पास अगर लो ईपीएस है तो लो प्रॉफिट्स, हाई प्रेफरेंस डिविडेंड, लोन वाले ज्यादा है, मोर शेयर इशूड। वही डायल्यूशन वाला इफेक्ट जो हमने डायल्यूटेड ईपीएस में भी किया था कि बंदे ज्यादा हैं, ईपीएस इसलिए भी कम आ रहा है। जाहिर सी बात है, अर्निंग, सपोज वही लॉजिक कि 100 है, तो अगर तो हमारे पास 5 बंदे हैं तो हर किसी के पास कितने आएंगे, 20-20। लेकिन अगर बंदे 6 हो जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इसका हमारा इसका मतलब यह है कि मोर शेयर इशूड, कंपनी ने इशू ज्यादा शेयर कर दिए हैं। ये डायल्यूशन का इफेक्ट भी डाल सकते हो, कंपनी ने कमिटमेंट ज्यादा बंदों से की है कि आप कभी भी आना कन्वर्ट करवा लेना अपने इंस्ट्रूमेंट को इनटू शेयर्स, ठीक है। वारंट्स दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ईपीएस हमने समझा। फिर एक और हमने वहां पे एक एडवांटेज कुछ और पे समझा था, आज इसको समझ लेते हैं क्या होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो, इट रिफ्लेक्ट हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर 1 यूनिट ऑफ अर्निंग। अब ये इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से ईपीएस है, वो तो था ना कंपनी की अर्निंग के हिसाब से, कंपनी कितना एक अपने इन्वेस्टर को एक शेयर में कितनी अर्निंग दे रही है, ठीक है। अगर मैंने एक शेयर खरीदा हुआ है कंपनी में तो मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। इट शोज मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ। तो ये देखते हैं कि कंपनी की ईपीएस के हिसाब से कंपनी की मार्केट प्राइस कितनी है एक शेयर की। एक कंपनी की ईपीएस ही 2 है और इसकी मार्केट में प्राइस, फॉर एग्जांपल इसको कम कर लो, इसको 4 कर लो, इसको 2 कर लो। इसका मतलब यह है कि मार्केट में उसको 2 रुपए देने पड़ेंगे लेकिन कंपनी उसको 4 पे कन्वर्ट करके देगी उसके मुकाबले में। तो ये इन्वेस्टर अपने हिसाब से देखता है कि हाउ मच इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे। एक कंपनी की ईपीएस ही 2 है और मार्केट में उसकी प्राइस 4 है, तो पागल है वो 4 का शेयर खरीदे 2 की ईपीएस लेने के लिए। तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो के प्राइस में कितनी पे कर रहा हूँ अगेंस्ट अर्निंग्स, तो ये ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और जितना ये हाई होता है फॉर इन्वेस्टर सेंटीमेंट, उतना ही उसके लिए ग्रोथ की रिफ्लेक्शन दिखाता है। हाई पीए मुराद ये है कि हाई फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, कंपनी की आगे भी अर्निंग्स बढ़ेंगी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में आता है, स्टेबल और राइजिंग प्रॉफिट्स, अच्छी बातें हो रही हैं सारी, बेनिफिट्स, ब्राइट साइड्स। और अगर लो पीई रेशियो आ रही तो पुअर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, मार्केट पेसिमिज्म का मतलब यह है कि मार्केट में उसकी वैल्यू आगे जाके कम होती जाएगी। वोलेटाइल अर्निंग्स, कंपनी की कोई फिक्स क्या कहते हैं कि अच्छे अच्छे दिन नहीं आ रहे कि कंपनी कभी 100 कमा रही, कभी 110, कभी चलो 90 हो भी गया है। कंपनी की वोलेटाइल है, कभी 100, कभी 80, कभी 70, कभी 60, कभी एकदम से 110 हो गई है। तो ज्यादा रिस्क अटैच है। फिर डिविडेंड यील्ड, जिस तरीके से पता भी चल रहा है कि एक डिविडेंड शेयर के ऊपर जितना मुझे डिविडेंड मिलने वाला है उसके मुकाबले में मैं उसकी प्राइस कितनी पे कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इंडिकेट द रिटर्न एन इन्वेस्टर अर्न इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड कंपेयर टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। एक मार्केट में शेयर मैंने लेने गया, मुझे पता चला वो 10 रुपए का शेयर है, जबकि उसके अगेंस्ट डिविडेंड 12 मिल रहा है, तो मैं सोच सकता हूँ हाँ ये ले लूँ, मेरे लिए बेनिफिशियल है, 2 पर शेयर का मुझे बेनिफिट आता रहेगा। तो ये कई दफा कंपनी नेगेटिव में भी ले लेती है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस। लाजमी नहीं कि कंपनी इसको हमेशा ही देखिए इस तरीके से, लेकिन फॉर लुकिंग एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन की गर्ज से हायर इज बेटर।
हायर यील्ड इज बेटर, इसके लिए यील्ड लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ये आपने लफ्ज भी देखने हैं। डिपेंड अपॉन इन्वेस्टर परफॉर्मेंस, इनकम्स एंड ग्रोथ इन्वेस्टर। कुछ लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हमें पैसे मिले ऑन स्पॉट, हम 10 के शेयर के ऊपर 2 रुपए कमाते रहें, कमाते रहें, कमाते रहें। और कुछ लोग होते हैं ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि कंपनी के साथ हमने लॉन्ग टर्म चलना है, ठीक है। तो अगर अभी फॉर एग्जांपल कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पता है नेस्ले जो है, अभी नेस्ले छोड़ो, केएफसी जो है, इसका अभी दुनिया भर में बायकॉट हो रहा है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी अभी फॉर एग्जांपल डिविडेंड यील्ड रेशो कम हुई पड़ी है, ये अपने इन्वेस्टर्स को पैसे कम दे पा रही है, लेकिन मैंने ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी, मुझे पता है ये जब क्राइसिस खत्म होगा इनके ऊपर 2-3 सालों बाद, ये दोबारा ग्रोथ में आ जाएगी और मुझे वो सारे अपने लॉसेस भी रिकवर कर देगी। हेलो। जी सर, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा ज्वाइन किया। चलो फिर कहाँ पे थे आप लास्ट टाइम? मेरा रेशियो लास्ट रेशियो तक पड़ा था। ये प्राइस अर्निंग पे? नहीं। ईपीएस? नहीं। ओहो, चलो मैं रिकैप कर दूं जस्ट। ये वाली सारी कर ली थी, अकाउंटिंग रेशियो। चलो इन्वेस्टर रेशो, इन्वेस्टर्स, अब आपने प्योरली देखना है कंपनी के शेयर होल्डर्स को जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। इन्वेस्टर वो होता है जिसने के प्रॉफिट से भी देखना है, कंपनी की लॉसेस को भी देखना है, उसको उसी के हिसाब से और रिटर्न्स मिलने हैं। एक किस्त हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड था ईपीएस के नाम से, कि कंपनी एक शेयर होल्डर को, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को, उसकी शेयर के हिसाब से एक शेयर के अगेंस्ट कितनी अर्निंग्स देख रहा है, ठीक है। वही बातें, दिस शोज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू ईच ऑर्डिनरी शेयर, इट इज अ की इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम अ शेयर होल्डर्स परस्पेक्टिव, के शेयर होल्डर के परस्पेक्टिव से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी से कितना प्रॉफिट दे रही है। और हायर इज बेटर, कंपनी भी छोटी होती है कि यार मैं तो अपने शेयर होल्डर्स को बड़ा खुश रख रही हूँ, ठीक है। और इसके अब एक अगर नेगेटिव मैं कंपनी के हिसाब से बात करूँ तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि कंपनी ने शेयर इशू सही तरीके से नहीं किए, ठीक है। कंपनी मजीद कर सकती है, कंपनी इतना कमा रही है कि अपने शेयर होल्डर्स मजीद वो बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। लेकिन हायर इज बेटर इन सेंस ऑफ शेयर होल्डर इसलिए बेहतर है कि कंपनी के पास क्या कहते हैं कि शेयर होल्डर्स कम है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर ईपीएस हाई आती है इसका मतलब यह है कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा है, एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट, खर्चे कम है, लो प्रेफरेंस डिविडेंड के जिन्होंने आके कंपनी से डिविडेंड लेना बल्कि कहना है कि जानी हमें तो इंटरेस्ट दो, हमें सूद दो, वो कम है, ठीक है। हाई पीएस, लो पीएस, अर्निंग्स कम है, अपने शेयर होल्डर्स को खुश नहीं कर पा रही वो। फिर हाई प्रेफरेंस डिविडेंड, कंपनी के पास इंटरेस्ट वाले अच्छे खासे जाते हैं। और मोर शेयर्स इशूड, जो कि हमने पहले भी बात की थी कि जितने ज्यादा सपोज कंपनी की अर्निंग 100 है और इसके 4 बंदे हैं खाने वाले, तो 4 बंदों को 25-25 आएगा। लेकिन अगर ज्यादा बंदे हो जाएं, 5 हो जाएं, तो अब हर किसी के पास 20-20 आएगा। तो मोर शेयर इशू जब होंगे तो इसका मतलब यह है कि ईपीएस कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। या फिर डाइल्यूशन, कि कंपनी ने इतने बंदों के साथ वादा किया हुआ है कि जानी जब भी तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए हो, जो तुम लोगों ने मुझे लोन दे रखा है, आके मेरे शेयर ले लेना, या ऑप्शन दे रखा है या वारंट दे रखा है, ठीक है। तो डाइल्यूशन की वजह से भी लो ईपीएस आ सकती है, ठीक है। और इट इज बैड इन सेंस ऑफ शेयर होल्डर, लो ईपीएस का आना शेयर होल्डर के लिए, और ये इंटरप्रिटेशन करता ही शेयर होल्डर अपने लिए, ठीक है। अच्छा, ठीक। दूसरी चीज जो हमने वहां बेनिफिट में पढ़ी थी, प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे फॉर 1 यूनिट ऑफ अर्निंग, के इन्वेस्टर के हिसाब से वो कितना पे करे कंपनी को डिपेंडिंग अपॉन इट्स ईपीएस। इट शोज मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ। इससे ये पता चलता है कि अगर एक फॉर एग्जांपल कंपनी की पीई रेशियो ज्यादा है ना, 3 है, एक की पीई रेशियो 4 है, ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा जो क्या कहते हैं कि शेयर होल्डर रिलाय कर रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ है इसके अंदर, लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मतलब ये फॉर्मूला को भी देखो ना, तो ऊपर आ रहा है मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर की मार्केट में प्राइस 10 है, ईपीएस वो जो है वो 8 दे रहा है। लोग पागल हुए पड़े हैं, 8 की ईपीएस के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कंपनी की ग्रोथ ज्यादा है, कंपनी का नाम ज्यादा है,
कंपनी ने उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने हैं। ठीक है। तो एक कंपनी का जब पीई रेशियो ज्यादा होगा तो लोग पसंद करेंगे उसके अंदर इन्वेस्ट करना। ठीक है। कंपनी के अंदर रिस्क कम है। डिपेंड अपॉन इन्वेस्टर सेंटीमेंट। जस्ट अ सेकंड, चार्जिंग कम हो रही है। ओए, ये तो उठा दे प्लीज, बंद हो जाएगा ये। ये लगता है वो येलो सर्किट वाला उठा रहे। सॉरी यार, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अच्छा, इसका बोर्ड कहाँ पड़ा है? यहाँ पे भी लग जाएगा। दे दे। सॉरी। चलो। तो हाई फ्यूचर ग्रोथ, अगर पीई रेशियो ज्यादा आती है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट है, स्टेबल और राइजिंग प्रॉफिट्स है, और अगर पीई रेशियो कम आ रही है तो मतलब ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन से कम है, मार्केट परमिजम की कंपनी की शेयर्स ओवर द पीरियड कम होते जाएंगे, और फिर वोलेटाइल अर्निंग, कंपनी की कोई स्टेबल अर्निंग नहीं है कि कंपनी कभी 100 कमा रही है, कभी 110 कमा रही है, कभी 105 कमा रही है, एक लेन में जा रही है, एक क्या कहते हैं स्टेबल अर्निंग है। कभी चलो 95 90 हो भी की क्राइसिस में तो मसला नहीं है, कंपनी की एवरेज यही रहती है। लेकिन अगर कंपनी कमाई ऐसे रही है 10 80 120 75, तो ये जो है शेयर होल्डर के लिए रिस्क वाली बात होती है कि मैं इन्वेस्ट तो कर दूं लेकिन कोई पता नहीं कि कभी 75 70 टच कर जाए। आज अगर 100 है भी तो फिर हमारे पास होता है ये डिविडेंड यील्ड रेशियो, जिस तरीके से नाम से ही पता चल रहा है कि डिविडेंड कितना मिलना है अगेंस्ट मार्केट प्राइस। ये जब इन्वेस्टर खरीद रहा होगा शेयर को तो देखेगा कि अगर मैं एक चीज के लिए मार्केट प्राइस सपोज 10 रुपए पर शेयर पे कर रहा हूँ, तो मुझे उससे अगेंस्ट डिविडेंड पर शेयर कितना मिलना है, सपोज 8 पर शेयर। ठीक है। तो ये कम है, वो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले दोबारा सोचेगा। ठीक है। तो इट इंडिकेट रिटर्न इन्वेस्टर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कंपेयर टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। एक चीज के लिए आप बाजार में 100 रुपए देने को तैयार हो, लेकिन अगर उसको आप अगर वो आपको क्या कहते हैं कुछ महीने बाद 90 रुपए दे तो आप उसको लेने से पहले सोचोगे। ठीक है। लेकिन इसमें आपने चीजों को देखना है कि कुछ दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इनकम वाले, एक होते हैं ग्रोथ वाले। इनकम वाले वो होते हैं जो ऐसे ही देखते हैं जैसे मैं देख रहा हूँ कि 10 के बदले मुझे 12 रुपए मिल रहे हैं, वाओ नाइस, 2 पर शेयर मुझे बेनिफिट हो रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनकी होती है। ग्रोथ वाले जो होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो ये नहीं देखते कि आज अगर मुझे 2 रुपए का नुकसान हो भी रहा है, 10 के बदले में 8 मिल रहा है, तो वो देखते हैं एंटिटी कौन सी है, एंटिटी बड़ी स्टेबल है, एंटिटी अभी नई नहीं चल रही है इस मार्केट में। ठीक है। एंटिटी ने पहला काम पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम शुरू हुआ है जो अभी कोई भी नहीं कर रहा। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी तो बड़ा एक लॉस वाला काम होता था, लेकिन आज वो लोग लाखों करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं। ठीक है। या जिस तरीके से अगर मैं एक और आपको मिसाल दूं, कोई भी आजकल जो जिस तरीके से कई बाइकॉट ब्रांड चल रहे हैं, केएफसी है। अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे पता है आजकल केएफसी के पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है। अगर मैं 10 रुपए देता हूँ तो मुझे 7 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। ठीक है, उनकी कोई सेल ही नहीं चल रही, एक्सपोज ले लो, रिस्पेक्टिव क्या रियलिटी क्या है। लेकिन मुझे पता है कि जैसी क्राइसिस इनके ऊपर से खत्म होगा कुछ 3 4 साल वालों 7 सालों बाद, मैंने तो इनके अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यही जो है मुझे इतना बेनिफिट देंगे। बहुत बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तानी शौक से खाते हैं ये तो। अभी क्राइसिस की वजह से लोगों को पड़ा है कि मुझे 15 15 रुपए पर शेयर आ रहे होंगे, तो ये साथ वाला भी अपना लॉस रिकवर कर लूंगा, बल्कि अब तो मैं सरप्लस में चलना शुरू कर दूंगा। तो जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो वो शायद रेशियो को इतना सीरियस ना लें, इस वाली रेशियो को। लेकिन इनकम वाले जिनको पता है कि यार मैंने अभी इसी शॉर्ट टर्म इनकम कमानी है इससे, तो वो शायद इन चीजों को सीरियस ले लें। हाई यील्ड का मतलब ये है, वही बात के अट्रैक्टिव इनकम रिटर्न, के आपको मार्केट प्राइस के अगेंस्ट इनकम ज्यादा मिल रही है। पॉसिबली अंडर वैल्यूड स्टॉक है, कंपनी की जो स्टॉक्स है वो अंडर वैल्यू हुए पड़े हैं आजकल। वही दोनों बातें आप देख लोगे, हाई आ रही है तो इनकम ज्यादा है, और लो आ रही तो मतलब ये मार्केट प्राइस कम हुई पड़ी है। ठीक है। ऐसा भी हो जाता है कि कंपनी अच्छी खासी कंपनी की मार्केट प्राइस कम हो जाती है। ठीक है। कि सारे अपने गोइंग कंसर्न वाले जितने भी ऑडिट में आपने फैक्टर्स समझे सारे लगा सकते हो। कंपनी का लाइसेंस बैन हो गया है, कंपनी के मेजर कस्टमर चले गए हैं, कंपनी का मेजर सप्लायर चले गए हैं, वो सारी बातें आप यहाँ लगा सकते हो, जिसकी वजह से कंपनी की मार्केट ड्रॉप हो जाती है, स्टॉक्स कम हो जाते हैं। ठीक है। छोटी छोटी बात के ऊपर वो कई ऐसे आपको सिनेरियोज मिलेंगे कि अभी देख लो जिस तरीके से इंडो पाक वॉर के अंदर जो फ्रांस की बहुत बड़ी राफेल बनाने वाली कंपनी थी, सिर्फ 1 2 दिन की जंग से उनके शेयर अच्छे खासे गिर गए हैं।
जबकि पाकिस्तान के जेट बनाने वाली कंपनी के स्टॉक बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और अगर तो यील्ड हाई यील्ड आ रही है, अब उसके इन्वेस्टर जो बाकी रह गए हैं वो ज्यादा कमाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इनकम तो कम ज्यादा होगी, लेकिन स्टॉक भी कम हो गए, स्टॉक्स उसके कम हो गए, लोग छोड़ के जा रहे हैं अब उनको। तो लो यील्ड बुरे दिनों के अंदर री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी, इसके अंदर वही लोग होते हैं लो यील्ड जो कि री इन्वेस्ट करते हैं इन प्रॉफिट्स। ग्रोथ कंपनी जो होती हैं जिनको पता है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म चलना है, या फिर हाई शेयर प्राइस। लो यील्ड, अगर मेरे इनकम का प्रोस्पेक्टिव है तो मैं देखूंगा कि यार मैं तो पैसे ज्यादा पे कर रहा हूँ, अगर डिविडेंड मुझे 8 मिल रहा है मैं 12 रुपए पे कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये लो यील्ड आ रही है। ठीक है, तो ये सारी बात है। फिर डिविडेंड कवर और डिविडेंड कवर और डिविडेंड पे आउट सेफ्टी रेशियो, ये दोनों इसके नाम है। इट मैं इट शोज हाउ मेनी टाइम्स द कंपनी कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ इट्स अर्निंग। सिंपल, कि कंपनी अपने प्रॉफिट से, अपनी अर्निंग से कितना डिविडेंड कितने टाइम्स पे कर सकता है। इट मेजर्स द सेफ्टी ऑफ डिविडेंड पेमेंट। और ये मैं एज इन्वेस्टर देखूंगा कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने मुझे वादा तो किया हुआ है कि मैं आपको इतने परसेंट डिविडेंड दूंगा, लेकिन ये रेशियो देख के मुझे पता चल जाएगा कंपनी वाकई इतना कमा रही है कि मुझे पेमेंट कर सकती है। और जितने टाइम्स होता है उतनी अच्छा होता है। हायर इज बेटर फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर ऑपोजिट होगी डिविडेंड कवर रेशियो। सारी वही बात है, मैं क्विक रखता हूँ चीजों को। अ वेरी लो वैल्यू में इंडिकेट अ रिस्की और अनसस्टेनेबल डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ही कम अमाउंट आ रही है ना, अगर ये इतना फॉर एग्जाम्पल थोड़ी बहुत ही कम आ रही तो चलो सस्टेनेबल होती है, लेकिन अगर बहुत कम वैल्यू अमाउंट आ रही है ना इसकी रेशियोज की, तो इसका मतलब ये है कि बहुत रिस्की है ये और अनसस्टेनेबल डिविडेंड है, मुझे शायद डिविडेंड ना ही मिले। तो हाई इज अ गुड थिंग, स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिलेटिव टू डिविडेंड, डिविडेंड के हिसाब से अर्निंग बिल्कुल बेहतरीन जा रही है। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसीज, कंपनी की कंजर्वेटिव स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट पॉलिसी है डिविडेंड की, कंपनी पे आउट करती है अपने डिविडेंड होल्डर्स को। लो कवर से मुराद ये है कि अग्रेसिव डिविडेंड पे आउट है, कि कंपनी जो है जो डिविडेंड है उनको प्रेफर नहीं करती, पसंद करना। ठीक है, रिस्क ऑफ डिविडेंड कट्स इफ अर्निंग फॉल, इनके डिविडेंड कवर ऑलरेडी कम है, ये तो तुम पे आउट कर ही नहीं सकते, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो खुदा ना खास्ता कल को इनकी अर्निंग मजीद गिर गई तो मुझे नहीं लगता मुझे पैसे मिलने वाले हैं, डिविडेंड का मेरा रिस्क है। तो ये थे हमारे रेशियोज। ये रेशियोज आपने एक एक को अच्छे से समझना है, इसकी लॉजिक समझनी है, बहुत ही मजे की लॉजिक्स होती हैं, आप खुद जब इनको पढ़ोगे तो आपके जहन में चार पांच बातें खुद से भी आना शुरू हो जाएंगी कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। पीबीआईटी में वो प्रॉफिट ओवरऑल ले रहा है, लेकिन आप एक चीज को भी डाल सकते हो बात को लंबा करने के लिए, कि अगर पीबीआईटी बढ़ रहा है कहीं पे तो आप कह सकते हो सेल बढ़ रही है ड्यू टू गुड मैनेजमेंट, ड्यू टू गुड कस्टमर्स, ड्यू टू गुड मार्केटिंग, ड्यू टू गुड एडवर्टाइजमेंट, और कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है ड्यू टू good supplier, good quoted price, decrease in market price of material, decrease in labor payout। ठीक है, इस तरीके से आप उनमें चीजें मजीद ऐड कर सकते हो और अपने जो आंसर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों को लॉजिकली समझना है, जस्ट लाइक एन ऑडिट। तो ये थी रेशियोज। लेकिन मैं अब यहाँ पे क्लास क्विक नहीं करूंगा आपको, जस्ट क्विकली, आई नो यू आर टायर्ड, तो इसके लिए मैं जल्दी क्विकली चीजों को बिल्कुल रैप करूंगा ताकि ना चीजें डिले ना हो, कल से आपकी प्रैक्टिस में स्टार्ट कर दूं, क्योंकि दिन पीछे बहुत कम है। अच्छा, ये सवाल मैं फिर डिले कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने इसलिए कराना था कि आपको ना मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली रेशियो से मैं टच करा दूं, तो ये मैं सवाल फिर प्रैक्टिस में करा दूंगा। हाँ, स्टडी टेक्स्ट एक दफा गो थ्रू कर लेते ताकि कोई ऐसी बात जो रह गई हो वो एक दफा देख लें उसका क्या मतलब। ओके सर। ये सवाल वैसे ये वाला था, मैं जस्ट एक दफा आपको पढ़ा देता हूँ, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सिंपल, उसने हमें बैलेंस शीट दी हुई है, एसओएफपी दी हुई है, और पिनल दिया हुआ है, और उसने कुछ हमें यहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज कह रहा है कि निकाल के दो मुझे। तो सिंपली वो जो फॉर्मूलाज के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है मैं उठाता जाऊंगा और उनको डिवाइड करता जाऊंगा, और मेरे पास रेशियोज आ जाते हैं। ठीक है, और मैं उनको ब्रीफली कमेंट भी कर सकता हूँ उनके ऊपर। तो मैं आपको ना इसका आंसर भी शेयर कर दूंगा, साथ ही आप एक दफा देख लेना इसको, ताकि ना मैथमेटिकली इस चीज से आप टच हो जाओ। तो अब मैं निकालूं, एक मिनट, स्टडी टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन।
ये चैप्टर आपके स्टडी टेक्स्ट में ना बिला वजह एक्सपेंड किया हुआ है, इसमें अंदर बातें कोई नहीं है, वो एक ही की बात को इतना लंबा लेके बैठ गया, इसलिए यहाँ से पढ़ाना एक तो टाइम वेस्टिंग का, दूसरा उल्टा कंफ्यूज करने वाली बात थी, इसलिए मैंने यहाँ से प्रेफर नहीं किया कि यहाँ से पढ़ाऊँ। वही फॉर्मूला से सिंपल सी बातें थी, ठीक है, उनके अंदर वही लॉजिक से सारी कमेंट्स भी हमने पढ़ लिए, उसके ऊपर कैसे आपने पास करने हैं, मीनिंग भी समझ लिया, फॉर्मूलाज भी देख लिए, और उनके बाद उनकी कंक्लूजन भी देख ली। बस एक दफा इनको गो थ्रू कर लेता हूँ, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात होगी मैं खुद आपको बताता हूँ। ये सारा आपको पहले बता रहा है कि आपके जो क्या कहते हैं कि ये जो चैप्टर है ये एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो सकता है, और इसके अलावा ये सेक्शन सी में रेस्पॉन्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। और फिर आपको ये गाइड कर रहा है कि किस तरीके से आ सकता है, और यहाँ पे भी उसने देखो मेंशन किया हुआ है, इन 20 मार्क क्वेश्चन अगर ये आ जाता है, जो कि आने के चांसेस हैं, कैंडिडेट में भी आज टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर अ सिंगल एंटिटी, एक सिंगल कंपनी की भी दे सकता है, ठीक है, पेरेंट और अ सेट ऑफ कंसोलिडेटेड, ठीक है, अ सेट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी इंक्लूड एडिशन और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी, और इसके अंदर ये चीजें भी हो सकती हैं कि आपके सब्सिडी को आपने इंक्लूड करना है, डिस्क्लोज क्या कहते हैं डिस्पोज करना है। इन ऑल केसेस इजेंशियल टू प्रोवाइड अ कंक्लूजन, आपने कंक्लूजन देना है। ये सारे सवाल हम देखेंगे एक करके। अच्छा, ये आप बेसिक सी बातें आ गई हैं, ये आपको खुद भी गाइड कर रहा है, यूजर हमने पढ़ लिए थे, यूजर से वही वाले सारे जो हमने अलग से इसको पूरे पैरा को पढ़ा है। फिर हमारे पास इसमें वही बातें हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेशो का मतलब क्या है, चेंज क्यों होती है, और इन्फॉर्मेशन गिवन, और आपको सवाल में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और आपने उसको बेस बना के बताना है कि चेंज क्यों हुई है। ठीक है। ये तीन तरह की जो हमने पढ़ी है ना रेशो, उनके यहाँ पे ये नाम है, परफॉर्मेंस, पोजीशन और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हमने लास्ट में पढ़ा है, और वो जो सारे थे करंट एसेट, सॉरी करंट रेशोज और एसेट टेस्ट रेशोज, वो सारी पोजीशन परफॉर्मेंस, उनके वही नाम है। तो इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू वाले हमने देखे हैं सारे, ये इसके फैक्टर्स भी देखे हैं। देखो अब वो देखो ना, उसने यहाँ पे ना साथ आपको लॉजिक्स दिए हैं, सेलिंग प्राइस, नॉर्मरी, सेल मेक्स, परचेज कॉस्ट, ठीक, वो सारे उसने जीपी को एक्सप्लेन किया है कि जीपी में क्या क्या, इन चीजों को ना आप खेल के खुद से आंसर ड्रॉ कर सकते हो, बजाय इसके कि आप टेक्स्ट की तरफ भागो और चीजों को समझो कि वो कैसी लिखी हुई है, और आप खुद ये चीजें खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आर देयर एनी रीजंस व्हाई द सेल प्राइस हैज एक्सचेंज, सवाल में दे सकता है वो बातें कि सेल प्राइस क्यों बढ़ी है, वो छोटी सी बात कर देगा, कहेगा कि हाँ भी मार्केट डाउन हो गई है, तो आप कह सकते हो मार्केट डाउन होने की वजह से सेल प्राइस बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई है, या फिर हैज देयर एनी बीन इंडिकेशन ऑफ चेंज इन सेल्स में, कि दोनों की वजह से तो नहीं हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ग्रॉस मार्जिन, वही सारी बातें इसको, वही सारी बातें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसकी वही सारी बातें, उनको बस मिला वजह। और फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, फर्दर पॉइंट, ये सारी वही नेट एसेट प्रॉफिट, वही जो हमने पढ़ा था कि सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट प्लस इक्विटी। फिर ये जो हमने फार्मूला किया था अभी अभी, वो ये पढ़ा, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन वाला फार्मूला उसने लिया था, सॉरी वो प्रॉफिट मार्जिन वाला फार्मूला था। और उसने एसेट टर्नओवर फार्मूला, उस तरीके से उसने राइट ऑफ, सॉरी रेशियो, क्या था ये, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जो हमारा है वो निकाल दिया, उस तरीके से इनके आपस में रिलेशनशिप इस तरीके से होता है। फिर पोजीशन पे वो आ गया, ये पास करंट और वर्किंग कैपिटल रेशियोज आ गए। फिर उसके बाद इसके आगे क्विक रेशियोज, वो एसेट टेस्ट रेशियोज, कैश उसके बाद आ गया, कैश एज वेल एज द वर्किंग कैपिटल रेशियोज। इसके अंदर हमारे पास होता है कि कैश जो हमारे पास है ना, जितना ज्यादा होना चाहिए वो अच्छी बात भी है और गलत बात भी है। कैश हमारे पास कम से कम होना चाहिए, कैश फ्लो में भी आपने पढ़ा था कि उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, बिला वजह क्यों पड़ा है आपके पास, और कैश वैसे भी ओवर द पीरियड डी वैल्यू होता है, ठीक है, तो आप उसको इन्वेस्ट करो, लेकिन इतना भी काम नहीं होना चाहिए कि आपके पास इतना ही ना हो कि आपको जब चाहिए आपके पास ना हो। तो आइडेंटिफाई वाई मेजर कैश इनफ्लोज हैव कम फ्रॉम द ईयर, आपने ये भी देखना है, और वाई आइडेंटिफाई वेयर द कैश हैज बीन यूज्ड, कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कैश के बारे में सवाल कह सकता है। बहुत ही आपने जितना भी थ्रू आउट आपने एफआर के इस पेपर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर आपने बातें पढ़ी है ना, वो सारी इसके अंदर हल्का फुल्का टच आएगा सबका। फिर वो इन्वेंट्री डेज वाली बातें आ गई सारी, बिला वजह आसान सी बातें सारी, रिसीवेबल, कलेक्शन पीरियड, जो डेटर और कलेक्शन पीरियड हमने पढ़े अभी अभी, और पेबल आ गए। फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल आ गया, ठीक है। और फिर एक सवाल, यही वाला सवाल था जो मैंने आपको अभी दिया हुआ है होमवर्क में। और फिर ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसको इसने अलग से दिखा दिया, वही गियरिंग और ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। गियरिंग हमने पढ़ा कि
इक्विटी में डेट का कितना पोर्शन है, ये रिस्की एरिया होता है, क्योंकि हम अपने इक्विटी होल्डर शेयर होल्डर को तो नुकसान में चुप करा सकते हैं, यानी इस बार प्रॉफिट कम आया है या आया ही नहीं है तो तुम चुप हो जाओ, लेकिन उनको तो पेमेंट करनी करनी पड़ती है। ठीक है, उनके पास तो इवन लीगल क्या कहते हैं, लीगल पावर भी होती है, कंपनी को क्या कहते हैं सू भी कर सकते हैं इन कोर्ट, तो कंपनी को और पेनल्टी पड़ सकती है। द सेंसिटिविटी ऑफ अर्निंग डिविडेंड टू चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी लेवल, ठीक है, कितनी हमारी सेंसिटिव है अर्निंग और डिविडेंड, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी लेवल से कितना अफेक्ट हो सकते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो लोन वाले जो आ जाते हैं। फिर गेयरिंग विल इंक्लूड इंटरेस्ट बेरिंग डेट, वही वाली जो बात हमने की है कि गेयरिंग में आ जाता है इंटरेस्ट बेरिंग डेट, जिसको हमने इंटरेस्ट देना है, वो वाला डेट। फिर हाई लो गियरिंग, उसकी बेनिफिट और नुकसान बता रहा है। इन हाईली गियर्ड बिजनेस द लार्जर पोर्शन और फिक्स रिटर्न कैपिटल इज यूज, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस जो कि चल ही लोन के ऊपर रहा है। हाई गियरिंग बिजनेस से मुराद है हाईली गियरिंग बिजनेस, जिस बेचारे के इन्वेस्टर कम होते हैं वो चलता ही लोगों के उधारों पे। ठीक है, तो लेकिन वो कंपनी इतनी प्रॉफिट कर रही होती है कि जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इतना अच्छा, अगर वो 100 प्रॉफिट कर रही है तो उसके पास 10 रुपए हैं कि वो अपने जो डेटर उनको मुंह चुप करा सके। ठीक है, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ फिक्स रिटर्न कैपिटल इज यूज, कि उसके अंदर जो फिक्स रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट कैपिटल इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। इक्विटी तो फिक्स रिटर्न नहीं होती ना, वो तो वही है कि अच्छे दिनों का भी साथी और बुरे दिनों का भी साथी। देयर इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, हाँ इसके अंदर यह है कि इंसॉल्वेंसी का रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, ये मेरी बात नहीं मानेंगे डेटर, जब मेरे पास पैसे कम होंगे। रिटर्न टू शेयर होल्डर विल ग्रो प्रोपोर्शनली मोर द प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग। ऑब्वियसली इस लाइन से मुराद ये है कि कंपनी के सपोज 80% ही, कंपनी हाईली गियरिंग बिजनेस है, 80% ही डेट होल्डर है और 20% इक्विटी होल्डर है, तो कंपनी जब इनको पैसा दे के फ्री होगी और कंपनी के पास सपोज अर्निंग्स जो है वो 100 आई है, जो इन्होंने अब डिवाइड करना है इनटू इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो डिविडेंड की शक्ल में, तो अब इनके पास ज्यादा पैसा आएगा। इनके शेयर होल्डर्स अब 80% वो तो नहीं लेते ना, क्या कहते हैं, डिविडेंड। ठीक है, तो रिटर्न टू विल ग्रो प्रोपोर्शनेटली मोर प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, इनको ज्यादा बेनिफिट होता रहेगा। डेट वाले जो है उनको ज्यादा बेनिफिट होता है उनके शेयर होल्डर्स को। हाँ, लो लो गियरिंग के क्या कहते हैं वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, इक्विटी पे डिपेंडेंट है, कैन यूजली बोरो मोर इजीली, हाँ ये ज्यादा जल्दी बोरो चीजें इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये कम ओवरऑल डेट में होते हैं। फिर गियरिंग को हमने पढ़ा, सारी वही बातें दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा है, कोई तुक नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती। अच्छा, वो ये बात कर रहा है सूटेबल सूटेबल एसेट्स ऑफ और सिक्योरिटी की, कंपनी के पास ऐसे एसेट होने चाहिए कि जो सूटेबल और सिक्योरिटी, लोन आपको बिला वजह कोई नहीं देता कि आप बैंक चले जाओ और आपको उठा के पैसे दे दें। वो चीजें चेक करते हैं, कंपनी कैपेसिटी चेक करते हैं, कंपनी से कोई एसेट सिक्योरिटी में भी लेते हैं, और कंपनी के प्रॉफिट्स भी देखते हैं। कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही कि हमें कल को हमें अगर लोन चाहिए तो हमें दे सके, सॉरी हमें इंटरेस्ट चाहिए तो हमें दे सके ये। फिर उसने बिला वजह यहाँ पे गेयरिंग के रेशियो निकाल दिए। क्या, लोन प्रेफ ये दोनों जो है ना, ये समझ के वो लोन है जिनको हमने इंटरेस्ट देना होता है, लोन इटसेल्फ ठीक। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और उसको उसने डिवाइड कर दिया कंपनी के पास जो जो क्या कहते हैं कि शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल है, ठीक है, इक्विटी रिजर्व, इसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग भी आ जाती है, प्रॉफिट भी आ जाते हैं। कंपनी के पास ये पैसा है पड़ा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ने कंपनी को पैसा दे रखा है, और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट, तो ये डेट इक्विटी रेशियो आ गई, वही जो हमने पहले भी की है, बस उसको उसने फैला के लिख दिया बिला वजह। फिर इंटरेस्ट कवर रेशियो भी हमने पढ़ा कि कंपनी कितने प्रॉफिट कमा रही है अगर कंपनी को अपनी इंटरेस्ट आउट करने पड़े। ओवर ट्रेडिंग, एक ये ऐसी कंपनी होती है ओवर ट्रेडिंग वाली, अ, जो कि डिपेंड ही क्या कहते हैं डेट के ऊपर करती है। ठीक है, ये क्या करती है, यहाँ से डेट पकड़ा 100 की चीज लेके आ गया और शाम को 120 रुपए कमा लिया, 10 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, 10 रुपए घर ले गए, ये ऐसे चलते हैं। Symptom of overtrade simply imply that an entity has expected without giving proper thought to necessary spending capital business base। ये अपने आप को ना बिजनेस अपने क्या कहते हैं बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहते। ये वो छोटे से दुकानदार की मिसाल है जो कि सुबह दुकान पे आने से पहले 100 रुपए की चीज लेके आता है, दिन भर में उसको 120 रुपए की बेचता है, और 10 रुपए जो है खर्चा वो जो बाकी पूरे करता है, 10 रुपए के अपने घर सामान लेके चला जाता है। तो ये कैपिटल बेस की तरफ नहीं जाते। ठीक है, इट कॉन्सिक्वेंटली कंटिन्यू टू रिलाई ऑन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल अपने लोन वाले लोगों पर डिपेंड करता है, जिन्होंने इसको उधार के ऊपर चीज दी हुई है। इसके पास इतनी भी जहमत नहीं होती कि जो 100 रुपए की चीज लेके आ रहा है ना, ये पैसों की लेके है, ये उधार पे ले आता है, 120 कमाता है, 100 वापस कर देता है और 20 रुपए की बाकी ये वाली कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं। और ये ओवर ट्रेडिंग वाली ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ये आपके लेवल पे टेस्ट बिल्कुल नहीं होंगी मेरी नजर में। ठीक है, इसमें 20 नंबर जब तगड़ा सवाल देगा तो कोई 4-5 एमसीक्यू देगा, वो भी रेशियोज की देगा। तो आप 12 लाख को टर्म्स चाहिए, इतनी एटलीस्ट पता नहीं चाहिए कि उसके ऊपर कोई छोटा मोटा अगर एमसीक्यू आ भी जाता है
तो आप उसमें आपको पता हो कि क्या क्या है। ठीक है। इसकी प्रॉब्लम ये है, ये पढ़ ही लूँ मैं तकरीबन। इसमें एक मेन बात ये है कि प्रॉब्लम इज दैट बोरिंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड अंटिल सेल रेवेन्यूज अर्न। कि जब तक मैं 120 नहीं कमाऊंगा तो अपना मैं उधार नहीं कमा पाऊंगा। इस होप अगले दिन फिर मेरे ऊपर उधार होगा। और आज मुझे जो है, अगर 100 का मैं नया माल लेके आ गया हूँ, 200 रुपए का माल लेके आ गया हूँ, तो आज मुझे 200 से ऊपर ऊपर पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी ये दोनों कम होंगे। तो मेरे लिए अर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है इसके मामले में। और मुझे टिश्यू दी, एक टिश्यू निकाल के दे। थैंक यू। और ये वही लॉजिकली बात है कि ये ज्यादातर कहाँ होता है, जिनके बेचारों के ना माली हालात तंग होते हैं, डिफिकल्ट स्टेज होती है। स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनीज, बड़ी कंपनियों के पास अच्छे खासे शेयर होल्डर होते हैं, लोग उनको लोन देने के लिए तैयार होते हैं, और उनकी ग्रोथ बिना लिमिटेड होती है। तो ये बेचारी चलती ओवरड्राफ्ट के ऊपर है। फिर हमारे पास एक और सवाल है इसके ऊपर, आसान सा सवाल है ये भी। अच्छा ये देखो ना, आप उसकी रिक्वायरमेंट चेक करो वैसे। रिपोर्ट बना के दो डायरेक्टर को, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। तो ये आसान होते हैं, मैं समझाऊंगा, आपने ईपीएस की भी। फिर इन्वेस्टर रेशियो आ गई, ईपीएस आ गया, प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया, ये डिविडेंड यील्ड आ गया, डिविडेंड कवर आ गया, इसके सवाल आ गया। अच्छा लिमिटेशन, ये हमने पहले ही पढ़ी है, रेशियो वाली लिमिटेशन यहाँ भी बताई होंगी। अच्छा इसका पहले उसने ना फायदा दे दिया। Ratios help करता है focus attention systematically on important areas and summarize information in understandable form। अब बजाय इसके कि वो जो 20 पेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, वहां मैं देखता रहूं कि मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मैं सिंपली रेशियो का इस्तेमाल करके देख सकता हूँ कंपनी ईपीएस कितना कमा के देगी मुझे, कंपनी के पास क्या कहते हैं करंट रेशियो कितनी है, करंट कंपनी की क्या कहते हैं एसेट टेस्ट रेशियो कितनी है, कंपनी की क्या कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सेल कितना कमा रही है अगेंस्ट ग्रॉस। ये सारी बातें मैं रेशियो से शॉर्टकट में जान सकता हूँ। फिर रेशियो असिस्टेंट आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, हम वो देख सकते हैं कि कंपनी के ट्रेंड कैसे हैं, रिलेशनशिप कैसे हैं, और उसके अलावा कंपेयर भी कर सकते हैं उसको। रेशियोज आर नॉट प्रिडिक्टिव इफ दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल। अच्छा यहाँ पे उसकी ना लिमिटेशन दे दी उसने कि क्योंकि ये हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर बेस होता है, इसके अंदर फ्यूचर का कोई एलिमेंट शामिल नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर प्रेडिक्टिव नहीं होता कि आज जो फॉर एग्जांपल रेशियो 2 आई पड़ी है, किसी की भी मिसाल ले लो, ये अगले साल कितनी होगी, उससे अगले साल कितनी होगी, अगले साल कितनी होगी, अगले साल ही देखा जाएगा। तो इसलिए हम इसमें फ्यूचर एक्शन इग्नोर करते हैं। ईपीएस के अंदर ये था, डायल्यूटेड ईपीएस में फ्यूचर एक्शन कंसिडर कर लेते थे, लेकिन रेशियो जो जनरल होते हैं उनके अंदर फ्यूचर एक्शन इग्नोर करते हैं, कंपनी के क्या है। फिर कैन बी मैनिपुलेटेड बाय विंडो ड्रेसिंग के क्रिएटिव अकाउंटिंग, के अगर हिस्टोरिक फिगर के अंदर थोड़ी सी छेड़ाछाड़ी हुई पड़ी है, मैनिपुलेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी पड़ी है, जिसके अंदर अपने यूजर्स को पागल बनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए फेक या क्रिएटिव अकाउंटिंग, अच्छी वाली अकाउंटिंग जिससे पॉजिटिव प्लस 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 बेनिफिट्स आ रहे हैं, इनकम्स आ रही हैं, ऐसा बनाया जा रहा है, तो रेशियो से डिस्टर्ब हो जाती है। हम्म। फिर मे बी डिस्टोर्टेड बाय डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर ये डिस्टोर्ट भी होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंज होने से। ठीक है, इसीलिए वो ईपीएस, ये ईपीएस वाली लॉजिक है वो सारी, कि एक फॉर एग्जांपल एंटिटी जो है वो फाइफो इस्तेमाल करी फॉर इन्वेंट्री, और एक एफओ कर रही है, एफओ वाली की इन्वेंट्री ज्यादा, फाइफो वाली की इन्वेंट्री 100 पड़ी है, हालांकि उतने ही गोदाम में माल पड़ा है, लेकिन उसकी अमाउंट 100 आ रही है और इसकी 120 आ रही है। अब मैं जब कंपैरिजन कर रहा हूँ बेसिस ऑफ वीपीएस, सॉरी रेशियो, तो मैं देख रहा हूँ यार ये वाली कंपनी जो है ना, बी कंपनी, ये तो बेहतर है। लेकिन क्यों ये फर्क आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंस। इन दोनों के पास क्वांटिटी तो सेम पड़ी है। फिर हमारे पास ये वैसी बारीक सी बात छोड़, वैल्यूएशन में सर्टेन लो डिप्रिसिएशन चार्जेस, वही वाली बारी सारी बातें, क्रिएटिव अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग उसने बिल आवाज एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। ठीक है, चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। कंपैरिजन जब भी आप करो ना डिफरेंट कंपनीज का, जो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज देखते हैं, तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए। ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी, ठीक है, ये ऑब्वियसली क्या कहते हैं मेजर चीज होती है, मेजर इवेंट होता है, छोटी मोटी चीज नहीं होती है। फ्रेंड ट्रेड विद रिलेटेड पार्टी सच एज अदर एंटिटी विद द सेम ग्रुप और द सेम इंटरन बाय डायरेक्टर, देन सच ट्रांजैक्शन मे नॉट बी एट मार्केट प्राइस। ऑब्वियसली कि मैं उनको सस्ती चीजें दे सकता हूँ, सस्ती चीजें उनसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल रिलेटेड पार्टी ट्रेडिंग इंक्लूड परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजैक्शन रेट अदर देन मार्केट वैल्यू और लोन कैरिंग इंटरेस्ट रेट नॉट एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी लफ्ज इसलिए ईजाद हुआ है कि वो जो मुझे बेनिफिट नहीं है, मैं जिनको बेनिफिट दूं।
तो उनकी रेशियो कंपैरिजन बाकियों से डिफरेंट हो सकती है। फिर सीजनल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। रेशियो एनालिसिस कैन बी डिस्टोर्टेड व्हेन अ कंपनी हैज सीजनल ट्रेडिंग। जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मेरा काम है कि मैं शॉलें बनाता हूँ, और ये ऐसा काम है कि सिर्फ सर्दियों में ही सेल होता है, गर्मियों में मैं सिर्फ बनाता रहता हूँ, सर्दियों में, ठीक है। तो ईपीएस जो फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, रेशियोज, मेरी अगर फॉर एग्जांपल सर्दियों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईयर एंड आता है तो बहुत अच्छी होगी, वाओ सेल प्रॉफिट्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन अगर गर्मियों के अंदर बुरे दिन चल रहे हैं मेरे, ठीक है, तो इसीलिए सीजनल ट्रेडिंग में रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टोर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कंपनी में पोजीशन इट्स ईयर एंड बी आफ्टर अ पर्टिकुलर बिजी पीरियड सो दैट द इन्वेंटरी लेवल आर लोअर देन यूजुअल मार्केट, मेकिंग द इन्वेंटरी काउंट एज लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री का आपके गोदाम में बिला वजह पड़े होना एक गलत बात होती है, कि से उसको ना शक की निगाह से देखते हैं कि यार ये क्यों पड़ी बिला वजह, ये सेल नहीं हो रही, इसका मतलब। तो कंपनी क्या करती है कि वो अपना फाइनेंशियल ईयर एंड ऐसी तारीख रख लेती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, सर्दियों वाला मेरा बिजनेस है, ये शॉल वाली मिसाल ले लो, तो मुझे पता है कि फेब एंड तक मेरी शॉलें मैक्सिमम बिक पाएंगी। मार्च जैसे स्टार्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, अमूमन गर्मियां शुरू हो जाती है, तो शॉलें आपको खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो मैं अपना ईयर एंड रख फेबररी रख सकता हूँ, ठीक है, फेबररी 2026 रख लेता हूँ, ठीक है। तो इस साल तक आखिर तक इन्वेंट्री मेरी तकरीबन कम हुई पड़ी होगी, सारी शॉलें मैंने बेच दी होंगी सर्दियों में, अब मुझे नई शॉलें बनाने वाली होंगी, लोग खुश होंगे यार इनकी इन्वेंट्री बड़ी कम हुई पड़ी है, उसके अगेंस्ट मेरी सेल जो है वो अच्छी खासी हुई पड़ी है, 10 मिलियन हुई पड़ी है, ठीक है। तो लोग इस सीजनल ट्रेडिंग से ना ये बेनिफिट्स लेते हैं, ठीक है। अपना वो ईयर एंड पोजीशन करते हैं इस हिसाब से कि उस डेट के बाद वो अपने आप को ना बिजी शो कराएं, उनकी इन्वेंट्री लेवल जो है लो आ रही है। दिस ईयर एंड पोजीशनिंग इन टर्म विल जनरली मीन द बैंक एंड रिसीवेबल्स लेवल्स आर हायर एंड द ट्रेड पेबल्स आर लोअर। कि अब जाहिर सी बात है, मैं शॉलें बेच के मैं अब अच्छे दिनों में, इसका मतलब यह है कि मेरे बैंक में भी अच्छे खासे पैसे पड़े होंगे या कैश में, या फिर रिसीवेबल अच्छे खासे बुक हुए पड़े होंगे, लोग मुझसे ले गए, धड़ाधड़ शॉलें ले गए, स्टॉक उठा उठा के ले गया, मुझे पेमेंट आनी है, ठीक है। और पेबल मेरे कम होंगे, ठीक है। जो मैं अगर गर्मियों में शॉलें बनाता था, अब तो सर्दियों ही पड़ी हैं, अब तो मैं बना तो नहीं रहा, अब किसी से लेके तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो टाइमिंग सच फंक्शन वुड बी इम्प्रूव्ड इन अपीयरेंस ऑफ रेशियोज, ठीक है। और इसी टाइमिंग जो होती है, इस सिर्फ टाइमिंग की वजह से आपकी जो रेशियो है इंप्रूव हो जाती है, मेक द कंपनी सी मोर सॉल्वेंट, लगता है कंपनी बहुत अच्छी है। इन कंपैरिजन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैड बीन प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट पीरियड इन टाइम, देन द रिजल्ट कुड अपीयर क्वाइट डिफरेंट। और वही बात कि अगर यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आज बड़ी अच्छी लग रही है, किसी और दिन बनाई जाती, किसी और पीरियड में बनाई जाती, तो शायद क्वाइट डिफरेंट, अच्छी खासी उसको डिफरेंस उसमें नजर आता। फिर ये रेशियोज की लिमिटेशन, सारी वही बातें, इसको एक दफा गो थ्रू करवा देता हूँ फिर भी। और इस तरीके से इस चैप्टर में आखिर में कोई बड़ी बात, हाँ ये देखने वाली है, ये सबसे वाली बात है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये इन शॉर्ट बताता हूँ आपको, ज्यादा टाइम नहीं लेता। क्विकली चलते हैं। पहला हमारे पास है कि हमने रेशियोज के मामले में आइडियल बना तो रखे हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते रहते हैं, तो कोई भी ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप अपने वन वन रेशियो लगा लिए तो आपके बिजनेस से ये कम भी आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है या बेनिफिशियल भी हो सकती है। अनलेस रेशियोज आर कैलकुलेटेड यूनिफॉर्म बेसिस, द यूनिफॉर्म डाटा कंपैरिजन कैन बी मिसलीडिंग, ठीक है। या तो हर साल में रेशियो एक ही तरीके से निकालो तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाती है तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाते हैं। लिमिटेशंस तो पढ़नी ही पहले। इसकी लिमिटेशन नहीं पड़ी ना, ये लिमिटेशन रेशियो एनालिसिस के अंदर आ रही है, ठीक है। वो ये सारी वही बातें भाई, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है स्टडी टेक्स्ट के अंदर, जस्ट टू गो थ्रू के कोई ऐसी मोटी बात कि कॉन्सेप्चुअली आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, वरना इसके आप सवाल देखोगे ऐसी कोई बात उसमें टेस्ट भी नहीं हो रही। वही बातें हैं सारी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस होती हैं, तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ सकती है। और कुछ हमारे पास रिफ्लेक्ट ओनली दोज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, ठीक है। इसके अंदर हम सारे वो डेट रिसीवेबल पेबल इनको ले रहते हैं, लेकिन कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो मनी के ऊपर चल रहे होते हैं, तो वो इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वही अकाउंटिंग पॉलिसीज वाली बात आ गई, ठीक है। वही यूज एज सोल टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी के, यही हमारे पास जरिया होता है, मे नॉट मस्ट नॉट यूज, सॉरी, कि ये हमारे पास वाहिद जरिया नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आपने देखने होते कंपनी के टारगेट्स क्या थे, कंपनी एक्सपेंड क्या कर रही थी, कंपनी के बाकी प्लान्स क्या थे, ठीक है। कंपनी के उसको जज करने के लिए फ्यू फॉर एग्जांपल डू नॉट प्रोवाइड ऑटोमेटेड मीनिंग ऑफ रनिंग अ कंपनी, ठीक है। कुछ सिंपल रेशियो से हमें कंपनी को जज नहीं कर सकते कि कंपनी कैसे चल रही है।
businesses problem usually involve complex pattern which can be solved solely by the use of ratio। कि सिर्फ रेशियो तो नहीं दे सकते, इसके अलावा मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैंने देखना उसका मालिक कौन है। आशीष सरदारी तो कहीं नहीं है कि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या कोई ऐसी कंपनी है कि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या कोई ऐसा काम कर रही है, ऐसा लाइसेंस के ऊपर चल रही है कि जो बैन है। ये चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी, सिर्फ रेशियो के बेस के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। फिर इंटर फर्म और सेक्टर कंपैरिजन ये है कि फर्म टू फर्म कंपैरिजन, और एक सेक्टर में जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका आपस में कंपैरिजन वो कर सकते हैं, एक बेनिफिट है इसका। हाँ लेकिन इसके कुछ मीनिंग मतलब मसले भी हो सकते हैं अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, सारी वही बातें हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि अच्छी चीजें जो क्रेडिट पीरियड और ये सारी बातें बड़ी कंपनी तो ले सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनियों के पास, स्मॉलर बिजनेस के पास ये चीजें अवेलेबल नहीं होती, इसलिए उनकी और लार्ज कंपनीज और स्मॉल कंपनीज में क्या कहते हैं, रेशियो का फर्क आ सकता है। ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज भी बेचारों के पास नहीं होते। एंटिटी विद इन द सेम इंडस्ट्री कैन सर्व कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट्स देयर मे बी। ठीक है, उस बात एक ही इंडस्ट्री के अंदर दो कंपनीज मुख्तलिफ है एक ही मार्केट मोबाइल फोन की, तो इसके अलावा उनकी रेशियो में फर्क आ सकता है। फिर सेक्टर कंपैरिजन के एक एंटिटी चाहे उस सेक्टर में काम करिए अपनी सेक्टर से डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, इसलिए लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं हो सकता कई दफा डिफरेंट साइजेस की वजह से। अच्छा, आपको ये सारी चीजें जो हैं आपको सवाल में देखनी पड़ सकती हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या है। बजटेड फिगर जो कंपनी खुद अंदाजा लगाती है साल शुरू से पहले कि उसको कितने खर्चे, कितनी सेल्स वगैरह होंगी। इंडस्ट्री का क्या हिसाब किताब है, स्मॉलर बिजनेस का क्या हिसाब किताब है, ओवर द पीरियड कंपनी के क्या फिगर्स हैं, पिछले साल में नुकसान था, फायदा था, इस साल में क्या उसके मुकाबले में कंपैरिजंस। और फिर इसके अलावा आपको मार्केट शेयर की पॉइंट इंफॉर्मेशन, और प्रोजेक्ट रेंज एंड सेल मिक्स इंफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म प्लान्स मैनेजमेंट की क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ सकती हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कंपनी के ऊपर कोई ऐसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई ऐसी गवर्नेंस, कंपनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बोर्ड स्ट्रक्चर, डाइवर्सिटी, ब्राइबरी, रिश्वत तो नहीं है, करप्शन तो नहीं है। ये बाकी पैरामीटर्स होते हैं कंपनी को जज करने के लिए कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है। एक और सवाल, ये आसान सा सवाल है ये भी। अच्छा, अब ये भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो, जो बाकी कंपनी होती हैं और जो एन नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं, ठीक है, इनमें ना एक बेसिक फर्क है। ये प्रॉफिट के लिए बनी होती हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, और ये जो हम्म। होती है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए बने होते हैं, किसी काम के लिए। इनका मकसद नहीं होता मुनाफे कमा के और अपने डोनर्स को पैसे वापस करना। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती हैं वो सारी मिसालें। जस्ट सेकंड, व्हाई इज गेटिंग सो। ये पढ़ा हुआ है, मुझे आता है, आप आगे। जस्ट इसमें ये है कि आपने जब इनकी रेशियो निकालनी है ना, तो आपने ना उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखना कि ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। आपने प्रॉफिट रिलायबल नहीं रहना। ठीक है, देयर मेन फोकस इज चीफ ऑब्जेक्टिव rather than प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए ये जो सारे स्टैंडर्ड होते हैं इनकी अकाउंटिंग इनके अंदर डिफरेंट होती है, और इनके अपने स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये IFRS के साथ अपना स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अच्छा, मैं रेशो वाला टच करा दूं ना। और इनके तीन मकसद होते हैं। अजीब से इन्होंने ना बिला वजह चैप्टर में चीजें घुसाई हैं कि इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, और इकोनॉमी हो, कॉस्ट कम हो, रिसोर्सेज सही से इस्तेमाल हो, और अपने ऑब्जेक्टिव को सही से निकालें। ठीक है, और इनके लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो होते हैं लिटिल इंपॉर्टेंस। ये ऐसे जो रेशियोज होते हैं ना इन्वेस्टर्स वाले, इनके लिए फारिग होती है। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है भाई, मैं डोनर हूँ, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल शौकत खानों को पैसे देने, तो मैं मुझे नहीं जानना कि हाँ भी प्रॉफिट कितना कमा रही है। हाँ, मैं ये जरूर जानूंगा कि मेरा पैसा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो इनका काम होता है इनकम और कॉस्ट। ठीक है, कंट्रोल जरूर रखते हैं कि खर्चा कम से कम हो और इनकम ज्यादा ज्यादा हो। इनकी जाहिर सी बात है बिजनेस भी छोटे मोटे करते हैं। ठीक है, और ये सारी वही बातें आ गई कि इनका मेन एम होता है, और आपने इसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी देखनी होती है। ठीक है। अच्छा, इसने इंटरप्रेटिंग ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ना सवाल देखेंगे असल में ना, यही इस स्टैंडर्ड को ना थोड़ा मुश्किल करता है, क्योंकि इसके अंदर ना कंसोलिडेटेड
एफएस का टच है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये वही बता रहा है कि पेरेंट और सब्सिडी की आपस में ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, इसके अंदर एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी हो सकती है। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो कि आप 17 से 20 नंबर का, सॉरी चैप्टर 17 से 20 इन टर्म ऑफ एक्वायरिंग, जो पूरे इससे मुरा 17-20 वही है सारे कंसोलिडेशन चैप्टर। वो सारी एक्वायरिंग सब्सिडी एडजस्टमेंट उसकी कैसी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक हो गया, आती है हमें ऑलरेडी। और गेन और लॉस, कोई सारी बातें कंसोलिडेशन वाली कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। और हमने कोई यार देखो ना, चैप्टर के अंदर भी जब बता रहा है सब्सिडी आप लेके आए हो तो आप उसकी इनकम एक्सपेंस को इंक्रीज करोगे अगर, ठीक है, और उसी के साथ ठीक है करो तो कैसे करना है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस कैसे बनेगी, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनेगी डिस्पोजल के मामले में। वेयर आर यू पैन। कोई नई बात है और सवाल है स्टडी टेक्स के पायलट से सवाल है, हालांकि इन सवाल में कुछ नहीं पूछता और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है नहीं, तो ये सवाल आपने लाजमी देखना है, बस ये इंपॉर्टेंट बात ना ये सवाल की थी, ठीक है। और ये मैं सवाल भेजूंगा, साथ आंसर भी भेज दूंगा। आपने बस ना एक दफा गो थ्रू कर लेना, देख लेना है कि सवाल में एपीएस कैसे कैलकुलेट करा और उसने ना उससे कमेंट्स कैसे लिखे हुए हैं। अब से ना ऑनवर्ड ये है कि हमारा जो सेशन था विद मी, वो लाइव क्लास वाला तो खत्म होगा चाहता है, ठीक है। अब उसके जो 9 सवाल है ना वो से एग्जाम किट में और पीपीपी में भी सवाल हैं, तो वो बेशक आप खुद देख लेना, अगर उसमें कोई मुश्किल सवाल होगा तो मैं देख लूंगा। बाकी स्टडी टेक्स्ट वाले, सॉरी एग्जाम किट वाले सारे मैं करा दूंगा, ठीक है। और ताकि ना ये ठीक अगर है। सवाल आता भी है सपोज 20 नंबर का, तो आप एटलीस्ट सर आपकी आवाज 15 नंबर तो कर सको। अब आ रही है सर। हाँ, तो इतना स्टैंडर्ड को आपने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। 20 नंबर भी छोटी मोटी बात नहीं होती है, आपके पास और फेल का कई दफा ना ऐसे सवालों के ऊपर क्या कहते हैं निसार होता है। तो आप इसको सीरियस लेना है, ठीक है। और इसके बीपीपी में सवाल देखने हैं और एग्जाम किट में भी सवाल देखने हैं, और इसको ना दिन का बेशक आधा घंटा ही सही, अब आपकी जब रिवीजन टाइम स्टार्ट हो रहा है ना, इसको आधा घंटा ही सही हर रोज देना है, ठीक है। और एक दफा ठीक मेरा सा वीडियो भी देख लेना और साथ ही ना खुद भी इसकी प्रैक्टिस करते रहना। मैं एग्जाम किट के सवाल देख कराऊंगा और देखूंगा बीपीपी के कराने वाले तो करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने खुद भी इनको देखना है, जान मारनी है, पढ़ना है कि लॉजिक कैसे से दे रहा है, वर्ड क्या क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। ये ऑडिट आपका शुरू हो गया है एफआर के अंदर, ठीक है। ठीक है सर। कोई भी सवाल हो बिला झिझक पूछ लेना। ओके, यहाँ पे मैं क्लास तमाम करता हूँ, आपकी ऑलरेडी तबीयत खराब है तो अभी ये है कि बाकी पीछे स्टैंडर्ड जो आपके मिसिंग है वो भी आपने देखने हैं सारे, ठीक है। जो जिस सर तरीके से ईपीएस मिसिंग है अभी तक, वो भी आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके।